तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और आज रात के 8 बजे एक बार फिर से आपके सामने एक कहानी के साथ हाजिर हुआ हूँ। बेसिकली आज 2 दिन बाद और 2 घंटे पहले आप लोगों के सामने आ रहा हूँ, चूँकि आप लोगों में से कई लोगों ने कहा, लगभग एक ऑडियंस पोल किया था तो टोटल 1200 से 1400 वोट पड़े थे, जिसमें लगभग मान के चलिए कि 900 से 1000 लोगों ने कहा कि जो कहानी है उस कहानी को अगर आप 8 बजे लेके आएँ तो ज़्यादा सही होगा, चूँकि 10 बजे काफ़ी लेट हो जाता है, हम लोग सो जाते हैं। फिर अगले दिन यूट्यूब सजेशन में कभी कभार भेजता है, कभी कभार नहीं भेजता, तो कई कहानियाँ कई एपिसोड मिस होते हैं। तो अगर आप 8 बजे कर दें तो ज़्यादा सही रहेगा। तो मुझे भी लगा कि सब लोग कह रहे हैं तो एक एक्सपेरिमेंट कर लेना चाहिए। तो कल का ब्रेक था और आज की कहानी 8 बजे है, और जैसे इस पर रिस्पॉन्स मिलता है, जिस हिसाब से यूट्यूब का एल्गोरिदम इस वीडियो के हिसाब से अगर सेट हो जाता है, सारी चीज़ें सही होती हैं, तो कल से जो कहानी है वो 8 बजे ही आएगी। तो एक महत्वपूर्ण जानकारी थी, मुझे लगा शुरुआत में आपको बता देनी चाहिए ताकि आप लोग सरप्राइज़ ना हो। अब आते हैं आज की कहानी का रुख करते हैं। और आज की जो कहानी है, ये कहानी गोरखपुर में एक थाना है, गीड़ा थाना, और इसी थाने के अंदर एक गांव है मल्हीपुर। ये कहानी इसी मल्हीपुर गांव की है। आज की कहानी इसी साल 2023 की है, इसी साल 2023 के इसी महीने की है, और इसी साल 2023 के इसी महीने के इसी हफ्ते की भी है। दरअसल इसी मल्हीपुर गांव में 7 अप्रैल साल 2023 सुबह सुबह का वक्त था। सारे लोग आसपास के इलाकों के, जिनके घर में शौचालय वगैरह की व्यवस्था नहीं थी, जिनको खेत के पास जाना था, जिनको और भी काम था, ये सारे लोग आसपास के इलाकों में जहां जिसकी सुविधा होती थी उस हिसाब से जा रहे थे। कई लोग पोखर के पास जा रहे थे, कई लोग किसी खेत में जा रहे थे, कई लोग अपने काम से कहीं जा रहे थे। और इसी बीच जो लोग पोखर के पास गए थे, अचानक से सुबह सुबह चिल्लाने लगते हैं। अब सुबह सुबह पोखर के पास गए हैं और जाने के बाद चिल्लाने लगते हैं, तो आसपास के लोग भी वहाँ पे भाग के पहुँचते हैं कि आखिर हुआ क्या। भागने के बाद सारे लोग जब पहुँचते हैं और देखते हैं तो पता चलता है कि उस पोखर पे एक आदमी की लाश पड़ी हुई है। अब सुबह सुबह गाँव के लोग निकले थे किसी काम से, उनको देखनी पड़ी एक लाश। तो देखने के बाद उनकी हालत ख़राब कि ये कौन है। लाश औधे मुँह थी, तो लाश का चेहरा भी नहीं दिख रहा था। अब सारे गांव के लोग इकट्ठा हैं, ना किसी में हिम्मत है कि इस लाश को पलट सके। आपस में बात हो रही है, इधर पुलिस वालों को भी फ़ोन गया। अब इसी बीच गांव के कुछ जिगरी किस्म के लोग, जिनके पास कलेजा काफ़ी मजबूत था, उस लाश के पास जाते हैं। जाने के बाद उस लाश को जब पलटते हैं तो लाश की शक्ल देखने के बाद गाँव के सारे लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। सारे लोग आपस में बातचीत करने लगते हैं कि आखिर ये कैसे मर गया। अभी एक दिन पहले तो ये आया था, इसको हुआ क्या, कैसे पानी में डूब गया। इतने में पुलिस भी पहुंचती है, लाश को देखती है। देखने के बाद गांव वालों से पूछती है कि कोई इसको पहचानता है। तो गांव के जो बड़े बुजुर्ग थे वो कहते कि हाँ साहब, ये हमारे गांव का जो रामानंद विश्वकर्मा है, ये वही शख्स है। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि इसको तो पहली बार इस गाँव में देखा। तो इस पे गाँव वाले कहते हैं कि साहब ये दुबई कमाता है, कल ही दुबई से लौट के आया था और देखिए आज ही मर गया। और मौत देखिए कि इसको कहाँ से कहाँ तक खींच के लाई। अब गांव वालों में तरह तरह की बातें हो रही हैं। इधर परिवार वालों तक जब खबर गई तो परिवार वालों को तो मानो रो रो के बुरा हाल। बूढ़े माँ बाप बेचारे, इकलौता सहारा, इकलौती लाठी वो छिन चुकी थी। परिवार वाले रो रहे थे, आसपास के लोगों में भी दुख का माहौल था कि अच्छा भला इंसान दुबई से लौट के आया, आने के बाद मर गया, कैसे डूब गया। अब आसपास के लोगों से पुलिस वाले पूछते हैं कि ये कैसे डूबा। घर वालों से पूछते हैं तो घर वाले बताते हैं कि साहब कल ये दुबई से लौट के आया था, आने के बाद अपने दोस्तों के पास गया। दोस्तों ने कहा कुछ पार्टी वगैरह की जाए, तो फिर ये पार्टी करता है, शराब पीता है, और रात में शराब पी के घर पे आया था। बाकी नहीं पता कि रात में उठ के ये कहाँ गया, कैसे गया, क्या हुआ। सुबह सुबह पता चला कि ये पोखर में डूब के मर चुका है। अब गांव वाले भी ये पूरी बात सुनते हैं, पुलिस वाले भी ये पूरी बात सुनते हैं। गांव वाले हो, पुलिस वाले हो, चाहे जो हो, उनको लगा कि मामला जो है बड़ा क्लियर सा है कि एक आदमी था, शराब पिया, शराब पीने के बाद पोखर के पास आया होगा, आने के बाद डिसबैलेंस हुआ होगा, होने के बाद गिर गया होगा। अब होश था नहीं, शराब के नशे में था, तो अपना बचाव कर नहीं पाया, डूब के मर गया। यानी एक आदमी है, शराब पीने की वजह से उसकी मौत हो गई।
अब गांव वालों को भी यही लगा, पुलिस वालों को भी यही लगा, लेकिन इसी बीच जो वहाँ के एसपी थे, जब उनके तक ये बात पहुँची तो उन्हें लगा कि ये जो मामला है हो सकता है कुछ पेचीदा हो, तो कम से कम इस लाश का एक बार पोस्टमार्टम जरूर करवाना चाहिए। और वैसे भी कोई जवान इंसान है और मामला पुलिस तक गया है तो पोस्टमार्टम होना ही था। लिहाजा उस लाश को वहाँ से पुलिस वाले अपने कब्जे में लेते हैं। परिवार वालों का मन नहीं था लाश को देने का, वो नहीं चाह रहे थे कि उनके बेटे के मरने के बाद बॉडी के साथ कुछ चीड़ फाड़ हो। लेकिन पुलिस वाले काफ़ी देर तक समझाते हैं, कहते हैं कि भैया ये हमारी ड्यूटी है, हमारा फ़र्ज़ है, पोस्टमार्टम तो करवाना होगा। परिवार वाले भी कहते हैं कि चलो ठीक है करवा लो, लेकिन शराब पीने की वजह से हमारे घर का जो चिराग था वो बुझ चुका है, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप करवा लीजिए। अब पुलिस वाले लाश लेके जाते हैं, बॉडी का पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम होने के बाद बॉडी को अच्छे से चेक करते हैं। बिसरा रिपोर्ट जो है वो रख ली जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में देर थी, बॉडी को परिवार वालों के हवाले कर दिया जाता है। परिवार वाले भी दुखी मन से बॉडी का अंतिम संस्कार करवा देते हैं। घर में मातम पसरा हुआ था। पुलिस वाले भी अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार करते हैं कि बस एक बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए, मामले में फाइनल क्लोजिंग लगा देंगे और दूसरे किसी मामले पे ध्यान देंगे या फिर आराम करेंगे। लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ ऐसा लिखा था जिससे अब पुलिस वाले चौंक उठते हैं। दरअसल ये जो मरने वाला शख्स था, इसके मरने की वजह पानी में डूबना नहीं बल्कि दम घुटने और गला दबाने से हुई थी। अब एक आदमी जो पोखर के पास पड़ा था, उसकी लाश पानी में डूबी हुई थी। जब उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया और रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन था कि इसका किसी ने गला दबाया है, यानी अब ये मामला नेचुरल डेथ का ना होके एक मर्डर का हो चुका था। अब पुलिस वाले वहाँ से भागे भागे गांव में आते हैं, बताते हैं कि आपके बेटे का तो मर्डर हुआ था, आपके बेटे को तो किसी ने मार दिया है। अब परिवार वाले सुनते हैं तो वो अलग परेशान कि अब ऐसे कैसे हो सकता है कि बेटा शराब पी के आया, रात में घर में चुपचाप सोया, सुबह पोखर पे उसकी लाश मिली तो इसको किसने मार दिया? गांव में रहता या फिर यहाँ पे रहता तो हो सकता था कि किसी से कोई दुश्मनी हो। इधर परिवार वाले भी अजब धर्म संकट में, इधर पुलिस वाले भी। अब उनको अपनी ड्यूटी निभानी थी। लिहाजा पुलिस वाले गांव वालों से, घर वालों से, परिवार वालों से, बीबी से, माँ बाप से, सबसे पूछताछ करते हैं कि आखिर कोई पारिवारिक मैटर रहा हो, कोई और बात रही हो, कोई किसी से गांव में कभी पुरानी रंजिश रही हो, कोई रिश्तेदारी में किसी से कोई झगड़ा रहा हो। लेकिन सारी पूछताछ में, सारी छानबीन में घर वाले, गांव वाले यही बताते कि साहब ये तो लगभग 2 सालों से हिंदुस्तान में है ही नहीं, ये दुबई में रह रहा है, तो इसका किसी से झगड़ा या फिर इसकी किसी से कोई रंजिश या फिर कोई और बात संभव ही नहीं है। अब पुलिस वाले अलग परेशान हैं कि आमतौर पे होता है कि घर वाले किसी पे शक बता देते हैं कि इस पे डाउट है या फिर ये कर सकता है, लेकिन इस मामले में घर वाले भी उतने ही अनजान हैं जितने पुलिस वाले। तो उन्हें लगा कि चलो अब इसकी पत्नी से पूछा जाए। हो सकता है कि कई बातें ऐसी होती है कि आदमी अपने माँ बाप से न बता के अपनी पत्नी से बता देता है। लिहाजा पुलिस वाले इस रामानंद विश्वकर्मा की पत्नी से पूछते हैं कि आपको किसी पे डाउट है, किसी पे कोई शक है? अब पत्नी का रो रो के बुरा हाल था, चूँकि महज 3 साल पहले इसकी शादी हुई थी, ना कोई याद औलाद थी, ना कुछ और था। शादी के कुछ महीनों के अंदर ही ये जो रामानंद विश्वकर्मा है वो चला गया था। इसकी लगभग 2.5 साल की शादीशुदा ज़िंदगी जो थी वो इंतज़ार में ही कटी और बाकी की ज़िंदगी अब विधवा बन के कटने वाली थी। पुलिस वालों के भी मन में इस महिला के प्रति संवेदनशीलता थी, जैसे तैसे करके पूछते हैं, महिला कुछ बता नहीं पाती। अब पुलिस वाले जब अपना पूरा तरीका, अपनी सारी चीज़ें अपना के थक जाते हैं, समय बीतता जा रहा था, तब उन्हें लगा कि ये जो बात है ऐसे नहीं बनेगी। इसमें जो पुलिस का प्रिमिटिव तरीका होता है, ग्रामीण इन्वेस्टिगेशन, उसका सहारा लेते हैं। अब सारे सहारे लेते हैं, फॉरेंसिक रिपोर्ट को चेक करते हैं, वो क्राइम सीन को बारीकी से चेक करते हैं। तो 2-3 बातें ऐसी थी जो बड़ी चौंकाने वाली थी। पहला कि दम भले ही घुटा था, गला भले ही दबाया गया था, लेकिन आमतौर पे आप किसी का मर्डर करने जाएं, आपका कोई मर्डर कर रहा हो तो कम से कम आप चाहे जितने नशे में हैं, अगर आपको कोई बुलाया है या फिर ऐसी हालत है तो आप कम से कम कुछ लड़ेंगे ज़रूर, कुछ आप संघर्ष करेंगे, अपना बीच बचाव करने की कोशिश करेंगे। आपके नाखून्स में, आपके अलग अलग बॉडी पार्ट्स में सामने वाले के टिश्यूज़, उसके DNA के कुछ सैंपल ज़रूर रह जाएंगे।
लेकिन इस मामले में ना कोई संघर्ष के कहीं निशान थे, ना ही बॉडी पे कहीं कोई इंजरी थी। यानी जिसने भी कत्ल किया वो मरने वाले का, यानी जो विक्टिम था उसका बड़ा क्लोज रहा होगा। चूँकि क्लोज था तभी तो उसके पास गया, आसानी से उसको अपने काबू में करके बहला फुसला के उसका गला दबाया। और दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि जहाँ पे ये लाश मिली थी, अगर किसी का गला आप दबा रहे हैं तो कम से कम अगला अपना पैर रगड़ेगा, हाथ पांव ज़मीन पे मारेगा तो कुछ ज़मीन पे कुछ उखड़ने के, इधर उधर के निशान मिलने चाहिए। ये निशान भी उस क्राइम सीन पे नहीं थे, यानी ये मर्डर कहीं और हुआ था। अब इधर परिवार वाले बता रहे हैं कि रात को ये घर पे आया था, तो घर पे आने का मतलब है कि जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि घर वाला ही कोई इसमें शामिल हो। अब ये सारी बातें पुलिस वालों के दिमाग के अंदर ही चल रही थी। पुलिस वाले ये बात किसी से शेयर नहीं करते, बस किसी बहाने से, और कहते हैं कि इस क्राइम सीन का और मरने वाले के कमरे का एक बार हम बारीकी से इन्वेस्टिगेशन कर लें, ताकि कोई पर्ची मिल जाए या फिर कोई ऐसी बात मिल जाए, कोई अलग चीज़ मिल जाए जिससे ये मामला आसानी से सुलझ जाए। अब परिवार वालों के घर का तो हीरा खोया था, तो वो सीधे सीधे कहते हैं कि साहब आपको चाहे जो करना हो करिए, बस आप कातिल को पकड़ लीजिए। परिवार वालों का साथ मिला, उनके माँ बाप का साथ मिला। पुलिस वाले अब घर के अंदर आ जाते हैं। घर के अंदर आते हैं, आने के बाद इस मरने वाले रामानंद के बेडरूम को बारीकी से चेक करते हैं, काफ़ी चीज़ें इधर उधर करते हैं, उसके मोबाइल को खंगालते हैं, आसपास की चीज़ों को खंगालते हैं, तो कहीं से भी कोई भी चीज़ उन्हें ऐसी नहीं मिली जिस पे थोड़ा बहुत डाउट हो। अब पुलिस वालों को लगा कि बड़ी उम्मीद से कमरे में आए थे कि यहाँ पे कुछ मिल जाएगा, लेकिन यहाँ से कुछ नहीं मिला। अब पुलिस वाले इधर हार मान के लौटने ही वाले थे, तभी दो ऐसी चीज़ थी जिस पे पुलिस वालों की जो महिला कांस्टेबल थी उसकी नज़र पड़ती है। दरअसल दो चीज़ों में एक चीज़ एक डायरी थी और दूसरा प्रेगनेंसी किट। अब डायरी तो नॉर्मल बात है, लेकिन प्रेगनेंसी किट देखने के बाद तो जो पुलिस वाले थे और जो महिला कांस्टेबल थी, जो परिवार वाले थे, उनकी हवा ख़राब की। अगर एक महिला, उसका पति लगभग 1.5 सालों से गायब है, तो इसके कमरे में प्रेगनेंसी किट कर क्या रही। अब प्रेगनेंसी किट मिली तो पुलिस वालों को लगा कि हो सकता है ये मामला एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का हो, लिहाजा पुलिस वाले अपने रवैये को, अपने छानबीन को चेंज करते हैं। उस कमरे को बेहद बारीकी से चेक करते हैं, खासकर इस आदमी की पत्नी जिसका नाम सीतांजलि था, सीतांजलि की चीज़ों को बारीकी से चेक करते हैं। तो आसपास पूरे कमरे में छत से मिला के 3 चीज़ें मिली। पहला एक डायरी थी, दूसरा प्रेगनेंसी किट थी और तीसरा एक टूटा हुआ फ़ोन। पुलिस वाले फ़ौरन उस डायरी को पलटते हैं। अब डायरी के अंदर भी 2 चीज़ें मिली। पहला तो इस डायरी में लिखा था कि मेरे और मेरे पति के संबंध अच्छे नहीं, वो आदमी मुझे प्यार नहीं करता। और दूसरा, इसी डायरी में एक फ़ोटो थी और फ़ोटो में जो सीतांजलि किसी दूसरे शख्स के साथ बड़े कंफर्ट जोन में बैठी थी, जैसे आमतौर पे पति पत्नी बैठते हैं। और वो जो दूसरा शख्स था उसका पति रामानंद नहीं बल्कि कोई और था। अब उस दूसरे शख्स के बारे में जब सीतांजलि से पूछा गया तो सीतांजलि का जो रवैया था, जो बोलने का तरीका, वो एकदम चेंज। सीतांजलि कभी घबरा रही है, कभी डर की कुछ और बोल रही, कभी अचानक से चिल्ला रही है। अब पुलिस वालों को लगा कि ये जो सीतांजलि है ज़रूर ये कुछ ना कुछ ऐसा जानती है जो शायद इसे छुपाना चाहिए, और ये जो छुपा रही है। लिहाजा पुलिस वाले सीतांजलि को उठाते हैं, थाने लेके जाते हैं। ले जाने के बाद जब इससे सख्ती से पूछताछ करते हैं तो सीतांजलि ऐसा नहीं थी कि कोई पेशेवर क्रिमिनल थी, कोई बहुत क्रिमिनल माइंडेड थी। तो काफ़ी पूछताछ होने के बाद काफ़ी सख्ती से जब पुलिस वाले अपने पुलिसी अंदाज में पूछताछ करते हैं तो अंत में सीतांजलि टूटती है, और टूटने के बाद रोते हुए कहती है कि हाँ, अपने पति को मैंने ही मारा है। अब जब इकबाल जुर्म करती है तो पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिर तुमने क्यों मारा। तो इसके पीछे इसने जो कहानी बताई, ये कहानी बड़ी अजीब भी है, बड़ी चौंकाने वाली भी है। दरअसल साल 2020 में जब सीतांजलि की रामानंद से शादी होती है तो थोड़े टाइम बाद, लगभग 6-7 महीने बाद ही, जो रामानंद है वो चला जाता है पैसे कमाने के लिए दुबई। अब नई नई शादी हुई थी और शादी होने के बाद एकदम से घर इसके लिए पराया था। अब पति जो था वो दुबई चला गया, तो जो सीतांजलि है अपने घर पे बिल्कुल अकेली। ना कोई ऐसा था जिससे वो हंस के बात कर सके, ना कोई ऐसा था जिससे इसकी दोस्ती हो। और इसी बीच इसकी जो ननद यानी रामानंद की जो बहन है वो आ जाती है अपने मायके यानी सीतांजलि के पास।
अब नंद और भाभी ये दोनों लोग रहते हैं, रहने के बाद हंसी मजाक की सारी चीज़ें करते हैं। काफ़ी टाइम तक सीतांजलि की जो ननद है वो रहती है, लेकिन अब फिर जो सीतांजलि की ननद है उसके जब जाने की बारी होती है तो सीतांजलि का जो देवर था जिसका नाम था बृजमोहन, खजनी एक थाना है, खजनी थाने का जो बृजमोहन है वो आ जाता है अपनी भाभी को लेने। अब बृजमोहन आता है तो सीतांजलि कहती है कि आप बैठिए, पानी वगैरह लाती हूँ। इधर फिर जो ननद थी वो तैयार होने चली जाती है, फिर ये पानी वगैरह देती है। देने के बाद फिर बातचीत शुरू हो जाती है, फिर वही हंसी मजाक होता है। हंसी मजाक में फिर नंबर एक्सचेंज हो जाता है। नंबर एक्सचेंज होने के बाद फिर जो ननद थी और जो बृजमोहन था वो चले जाते हैं, और इसी बीच फिर इन दोनों में फ़ोन पे बातचीत शुरू हो जाती है। बातचीत शुरू होती है, शुरू होने के बाद फिर धीरे धीरे दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ती हैं। अब अक्सर बृजमोहन इससे चोरी छिपे मिलने आता, अक्सर इन दोनों में वो सारी चीज़ें होती। बृजमोहन भी पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, तो इससे बड़ी पढ़े लिखे अंदाज में बात करता, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता। लिहाजा परिणाम ये हुआ कि जो ये सीतांजलि थी बृजमोहन के, और बृजमोहन जो था उस सीतांजलि के प्यार में एकदम पागल। सारी चीज़ें ठीक चलती रही, पति बाहर था, इन दोनों के बीच आए दिन संबंध बनते रहे, आए दिन ये दोनों मिलते रहे। पति को कायदे से सीतांजलि भूल चुकी थी, और उसके लिए जो पति था वो रामानंद न होके बल्कि बृजमोहन ही था। अब बृजमोहन को कायदे से पति मान चुकी थी और बृजमोहन भी इसको पत्नी मान चुका था। साल 2021 से ये चीज़ चली, साल 2022 तक तो एकदम प्यार परवान पे। लेकिन जब साल 2023 में जो रामानंद है वो पता चलता है कि आने वाला है, तब सीतांजलि और जो अभिषेक उन्हें लगा कि अब ये आएगा और आने के बाद कुछ टाइम तक रहेगा, सीतांजलि को टच करेगा, और सीतांजलि तो मेरी है, कोई और इसे टच ना करे। इधर सीतांजलि भी चाहती है कि मुझे छूने का, मुझे टच करने का जो हक है वो बस बृजमोहन का है, मेरे पति रामानंद का नहीं। अब बात जब यहाँ तक आ पहुँची और इधर ये भी हुआ कि अब ये आएगा, तो फिर ये हुआ कि कुछ ऐसा किया जाए कि आए तो, लेकिन फिर इसकी कहानी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। अब ये प्लान हुआ कि इसकी कहानी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, तो फिर ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन महज एक था कि अब इसका मर्डर कर दिया जाए। अब फिर सीतांजलि अपने पति रामानंद को फ़ोन करती है। फ़ोन करने के बाद पूछती है कि आखिर आप आएंगे कब? रामानंद बताता है कि 6 तारीख को मैं आ जाऊंगा। अब सीतांजलि ये बात बृजमोहन को बताती है कि 6 तारीख को ये आएंगे, और 6 तारीख को ही इनको मारना है, क्योंकि अगर एक रात भी मेरे साथ सो गए तो मैं अपवित्र हो जाऊंगी। अब सीतांजलि ये बात बोलती है, अभिषेक भी प्यार में पागल। 2 महीने पहले से ये दोनों लोग कत्ल का प्लान बनाते हैं। काफ़ी टाइप के प्लान बनते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं, और काफ़ी डिस्कस करने के बाद जो कंक्लूज़न निकला, उस कंक्लूज़न के हिसाब से ये दोनों लोग काफ़ी नहीं थे इस कत्ल को अंजाम देने में। सीतांजलि कहती है कि तुम किसी और को भी शामिल करो, अकेले तुम्हारे बस का नहीं है कि एक आदमी को तुम मारो, उसके लाश को ठिकाने लगाओ, आखिर मैं कितनी मदद कर पाऊंगी। लिहाजा बृजमोहन सोचता है कि किसको शामिल करूं। काफ़ी बार काफ़ी लोगों के ऊपर आजमाता है, ट्रिक प्ले करता है, और आखिरी में उसका बचपन का दोस्त जो अभिषेक चौहान है वो राजी हो जाता है। अब ये दोनों लोग प्लान बनाते हैं। प्लान बनाने के साथ साथ 5 तारीख को ये दोनों लोग लखनऊ पहुँचते हैं, जहाँ से जिस फ्लाइट से ये रामानंद उतरने वाला था वहाँ जाते, वहाँ से उसका पीछा करते हैं। उन्हें लगता है कि ट्रेन में ही मार देंगे। ट्रेन में ही पीछे पीछे बैठ के आते हैं, ट्रेन में काफ़ी टाइम तक फॉलो करते हैं, लेकिन जब ट्रेन में मौका नहीं मिला तो लास्ट में सीतांजलि कहती है कि देखो, कत्ल करना है और कत्ल आज ही करना है, मैं इसके साथ सोना नहीं चाहती, तो चाहे जो करो, चाहे जैसे करो, कत्ल 6 तारीख को ही होगा। अब पत्नी की जिद थी, यानी प्रेमिका की जिद थी, बृजमोहन भी तैयार। सारा प्लान बनता है। प्लान बनने के साथ साथ पूरे दिन बीतने का इंतज़ार होता है। रात को ये लोग पार्टी करते हैं। पार्टी करने के बाद जब ये रामानंद लौट के अपने घर पे आता है, तो फिर आने के बाद उससे पहले ही जो सीतांजलि है वो नींद की दवाई मिला देती है अपने सास ससुर के खाने में, और ये आइडिया भी उसने यूट्यूब से ही लिया था। अब यूट्यूब से उसने दवा वगैरह का नाम पता किया, दवा मंगवाया और नींद की दवाई मिला दी सास ससुर के खाने में। सास ससुर गहरी नींद में धड़ल्ले से सो गए। इधर फिर जो रामानंद है ड्रिंक करके घर पे आता है, और इसी बीच ये जो बृजमोहन और अभिषेक चौहान है ये भी आ जाते हैं। आते हैं
रामानंद बिल्कुल नशे में धुत, ये तीनों लोग मिलकर उसका कत्ल करते हैं। गला दबा के उसकी जान लेते हैं। जान लेने के बाद फिर ये हुआ कि लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए और इस मौत को एक्सीडेंटल डेथ या फिर नेचुरल डेथ कैसे दिखाया जाए। तो फिर इस प्लान के तहत अब ये तीनों लोग उस लाश को लेके छत पे जाते हैं। छत पे जाने के बाद फिर जो सीतांजलि अपना दुपट्टा लाती है, अपनी साड़ी लाती है, उस साड़ी से उस दुपट्टे को और उस दुपट्टे से इस रामानंद को बांधते हैं। बांधने के बाद ऐसी गांठ लगाते हैं, इस तरह से बांधते हैं इतने प्रोफेशनल तरीके से कि बॉडी पे कहीं खिंचाव की, कहीं रगड़ की, कहीं संघर्ष की कोई निशान न मिले। अब छत से उसी साड़ी के उस दुपट्टे के सहारे रामानंद को नीचे उतारते हैं। फिर ये तीनों लोग खुद उतरते हैं। उतरने के बाद उस लाश को लेके जाते हैं पोखर के पास और वहीं पोखर पे ऐसे फेंकते हैं कि मानो ये जो आदमी है जो मर चुका है, इसकी मौत डूबने से हुई थी। और शुरुआत के कुछ घंटों तक तो जो परिवार वाले थे, जो आसपास के लोग थे, जो पुलिस वाले थे, उन्हें भी लग रहा था कि मरने वाली की जो मौत है वो डूबने से हुई है। लेकिन वहाँ के जो एसओ थे, जो वहाँ के एसीपी थे, उन्हें लगा कि नहीं, मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और तब जाके इतना बड़ा हत्याकांड खुला। और शुरुआत में मैंने कहा कि ये जो प्लान था इसलिए अजीब था कि रामानंद आया था, कुछ टाइम बाद चला जाता तो ये दोनों प्रेमी प्रेम के आराम से रह सकते थे, लेकिन इन्हें एक रात का भी साथ का सफ़र मंजूर नहीं था। तो आप सोच के देखिए कि प्यार और जंग में आजकल क्या क्या चीज़ें जायज़ हैं। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, ये बातें हैं आज के सवाल पे। और आज का सवाल है कि आपने राष्ट्रीय पशु सुना होगा, अगर पूछे कौन है तो आप कहेंगे बाघ, अगर राष्ट्रीय पक्षी का नाम पूछूं तो आप कहेंगे मोर। लेकिन आज का मेरा सवाल है कि राष्ट्रीय पेड़ और राष्ट्रीय मिठाई क्या है। अगर आपको इसका जवाब पता हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं पता तो कल का इंतज़ार कीजिएगा और इस वीडियो को प्यार ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आज इसमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट मैंने किया है तो इस वीडियो पे मेरा कमांड ज़्यादा है नहीं। तो फिलहाल अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।